गंगापुर गांव, जैसा कि नाम से लगता था, कभी गंगा की तरह हरा भरा और खुशहाल था। पर पिछले कुछ सालों से गांव की रौनक फीकी पड़ गई थी। कभी सूखा, कभी बाढ़, किसानों की कमर टूट चुकी थी। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, भोला और हरीश। दोनों बचपन के साथी थे, एक ही साथ खेले कूदे बड़े हुए, पर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। भोला किस्मत को सब कुछ मानता था, उसके लिए जो कुछ भी होता था वो पहले से लिखा हुआ था। हरीश इसके ठीक उलट कर्म पर विश्वास करता था। उसका मानना था कि किस्मत हाथ की लकीरों में नहीं बल्कि हाथों की मेहनत में होती है। एक शाम दोनों दोस्त गांव के बाहर सूखे पड़े तालाब की सीढ़ियों पर बैठे थे। देख हरीश, इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई। सब किस्मत का खेल है। हमारी तो किस्मत ही फूटी है। भगवान ने हमारी किस्मत में मेहनत ही मेहनत लिखी है। भोला, भगवान को क्यों दोष देता है और किस्मत को क्यों कोसता है? फसल इसलिए अच्छी नहीं हुई क्योंकि पिछले साल बारिश कम हुई और हमारी जमीन में अब वो दम नहीं रहा। हमें कुछ नया सोचना होगा। नया क्या सोचें? जो होना है वो होकर रहेगा। किस्मत में लिखा होगा तो अगले साल खेत सोना उगलेंगे। नहीं लिखा होगा तो हम चाहे जितनी भी सिर पटक लें, कुछ नहीं होगा। हाथ पर हाथ धरे बैठना ही बेहतर है। हाथ पर हाथ धरे बैठने से तो भूख भी नहीं मिटती भोला। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम सब मिलकर गांव के मुखिया से बात करें और सरकार से मदद मांगकर एक नहर खुदवाने की कोशिश करें, या फिर हम खुद ही एक गहरा कुआं खोदें। तो भी क्या सपने देखता है हरीश? नहर, कुआं, अरे इन सब में सालों लग जाएंगे और पैसा लगेगा सो अलग। और क्या गारंटी है कि पानी निकल ही आएगा? अगर किस्मत में पानी नहीं लिखा है तो पूरी धरती खोद डाल, एक बूंद नहीं मिलेगी। मैं तो कहता हूँ जो चल रहा है चलने दे। उनकी ये बातें पास ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठे गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति रामू काका सुन रहे थे। उन्होंने अपनी सफेद मूंछों पर हाथ फेरा और मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, किस्मत का खेल तो अब शुरू होगा। देखते हैं कौन जीतता है, भोला का नसीब या हरीश का कर्म। कुछ हफ्ते गुजर गए। गांव वाले जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। शाम होते होते मूसलाधार बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। ऐसी भयंकर तूफानी रात गांव वालों ने कई सालों में नहीं देखी थी। पूरी रात लोग अपने अपने घरों में दुब के भगवान से रहम की भीख मांगते रहे। सुबह जब तूफान थमा और सूरज निकला तो गांव का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। खेतों में जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वो पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। कई घरों की छतें उड़ गई थी और पेड़ जड़ से उखड़ गए थे। ये एक ऐसी तबाही थी जिसने गांव के हर एक इंसान को बराबर का नुकसान पहुंचाया था। किस्मत ने सबके साथ एक जैसा खेल खेला था। भोला अपने खेत की मेड़ पर सिर पकड़कर बैठा रो रहा था। लुट गए, बर्बाद हो गए। मैंने कहा था ना, मेरी किस्मत ही खराब है। जो थोड़ा बहुत था वो भी भगवान ने छीन लिया। अब हम क्या खाएंगे? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? अब तो सिवाय फांसी लगाने के कोई चारा नहीं बचा। हरीश भी अपने खेत में खड़ा था। उसका नुकसान भी भोला जितना ही हुआ था। उसकी आंखों में भी नमी थी, पर चेहरे पर निराशा नहीं, एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसकी पत्नी सरला उसके पास आकर खड़ी हो गई। सब खत्म हो गया जी, हमारी साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। नहीं सरला, सब खत्म नहीं हुआ। हम खत्म नहीं हुए हैं। हमारी हिम्मत अभी बाकी है। फसल ही तो गई है, जान तो नहीं गई। हाथ पैर सलामत हैं। हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से सब कुछ खड़ा कर लेंगे। पर अब हम करेंगे क्या? घर में अनाज का एक दाना नहीं है। चिंता मत कर, जो गया सो गया। अब आगे का सोचना है। मैं कल ही शहर जाऊंगा, कोई मजदूरी ढूंढूंगा।
तू घर पर अचार और पापड़ बना, मैं उन्हें बाजार में बेचूंगा। हम भूखे नहीं मरेंगे। ऊपर वाले ने हाथ दिए हैं तो काम भी देगा। उसी शाम गांव की साहूकार रामलाल की दुकान पर भीड़ लगी थी। वो इस आपदा को अपने लिए एक अवसर मान रहा था। अरे भाइयों, चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना। जिसको जितने पैसे चाहिए ले जाओ, बस अपनी जमीन के कागज गिरवी रख जाना। जब फसल अच्छी हो तो चुका देना। भोला सबसे पहले लाइन में खड़ा था। साहूकार जी, मुझे 5,000 रुपए चाहिए, घर चलाना है। मिल जाएंगे भोला, पर ब्याज थोड़ा ज्यादा लगेगा। मुसीबत का समय है, तुम भी समझते हो। भोला ने बिना सोचे समझे अपनी छोटी सी जमीन के कागजात पर अंगूठा लगा दिया और पैसे लेकर घर चला गया। हरीश भी वहां से गुजरा। साहूकार ने उसे आवाज दी। अरे हरीश, तू नहीं लेगा कर्ज? देख, सब ले रहे हैं। नहीं साहूकार जी, कर्ज का बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगा। मैं मेहनत करके कमा लूंगा। साहूकार मन ही मन हंसा। बेवकूफ, देखता हूं तेरी मेहनत तुझे कहां ले जाती है। इस तरह एक ही तबाही ने दो दोस्तों को दो अलग अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया था। एक ने किस्मत के आगे घुटने टेककर कर्ज का रास्ता चुना और दूसरे ने किस्मत को चुनौती देकर मेहनत का। अगले कुछ महीने दोनों दोस्तों के लिए बहुत कठिन थे। भोला साहूकार से लिए हुए पैसों से अपना घर चला रहा था। वो दिन भर गांव के चबूतरे पर बैठकर दूसरे लोगों के साथ अपनी बुरी किस्मत का रोना रोता रहता। एक गांव वाला, भोला तो कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता? ऐसे बैठे बैठे पैसे कब तक चलेंगे? क्या काम करूं? किस्मत में ही जब आराम नहीं लिखा तो क्या करूं? जब तक पैसे हैं खा पी रहे हैं, जब खत्म हो जाएंगे तो देखा जाएगा। शायद किस्मत पलट जाए और कहीं से गड़ा हुआ खजाना मिल जाए। वो कोई काम नहीं करता था। उसका मानना था कि जब किस्मत को देना होगा तो वो घर बैठे ही देगी। धीरे धीरे साहूकार के दिए हुए पैसे खत्म हो गए। अब घर में खाने के लाले पड़ने लगे। दूसरी तरफ हरीश और सरला दिन रात एक कर रहे थे। हरीश रोज सुबह शहर जाता और देर रात तक मजदूरी करके लौटता। जो भी कमाता उससे घर का जरूरी सामान लाता। सरला घर पर अचार, पापड़, बड़ी बनाती और हरीश उन्हें शहर में बेच आता। एक दिन सरला ने कहा, जी आप दिन रात मेहनत करके घर तो चला रहे हैं, पर शरीर को भी तो आराम की जरूरत है। आप अकेले कितना करेंगे? अकेला कहाँ हूँ मैं? तू मेरे साथ है ना? बस कुछ दिन और। मैंने कुछ पैसे बचाए हैं। इस बार हम अपने खेत में गेहूं नहीं, सब्जियां उगाएंगे। सब्जियों में पानी कम लगता है और ये जल्दी बिक भी जाती हैं। हरीश ने अपनी छोटी सी बचत से बीज खरीदे और अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेत तैयार करने में जुट गया। गांव वाले उसे देखकर हंसते थे। देखो, फिर से मेहनत कर रहा है पागल। इसे लगता है कि इसके सब्जी उगाने से किस्मत बदल जाएगी। अरे जब भगवान पानी ही नहीं देगा तो सब्जी क्या, पत्थर भी नहीं उगेगा। पर हरीश ने किसी की नहीं सुनी। वो और सरला बाल्टियों में दूर के एक पुराने कुएं से पानी भर भर कर लाते और अपने पौधों को सींचते। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। खेत में छोटे छोटे पौधे निकल आए। इधर भोला की हालत पत्थर होती जा रही थी। साहूकार अब अपने पैसे वापस मांगने लगा था। भोला, 3 महीने हो गए, मेरा पैसा कब लौटाएगा? ब्याज बढ़ता जा रहा है। साहूकार जी, कहां से दूं? किस्मत ने साथ ही नहीं दिया, फसल तो हुई नहीं। मुझे तेरी किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। या तो मेरे पैसे लौटा, वरना तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। 1 महीने की मोहलत देता हूँ। भोला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस अपनी किस्मत को कोसता रहा। एक दिन गांव में ढिंढोरा पिटा। राजा के मंत्री गांव आए थे। उन्होंने पंचायत बुलाई। गांव वालों, महाराज ने आपके गांव की दुर्दशा देखी है। उन्होंने फैसला किया है कि पास की नदी से एक नहर खोदकर आपके गांव तक लाई जाएगी, ताकि पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस काम के लिए मजदूरों की जरूरत है। जो भी काम करेगा उसे रोज की अच्छी दिहाड़ी मिलेगी। ये सुनकर गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये एक बड़ा अवसर था।
हरीश ये सुनकर तुरंत मंत्री के पास पहुंचा। मंत्री जी, मेरा नाम हरीश है। मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत मेहनत से काम करूँगा। मंत्री ने उसका नाम लिखिया। भोला भी पंचायत में मौजूद था, पर वो पीछे ही खड़ा रहा। उसके एक साथी ने उसे टोका। अरे भोला, तू क्यों नहीं लिखवाता अपना नाम? घर बैठे रोजगार मिल रहा है। क्या फायदा, ये सब बड़े लोगों के काम हैं, हमें क्या मिलेगा? 4 दिन काम करवाएंगे और फिर भगा देंगे। और वैसे भी मेरी किस्मत में मजदूरी करना ही लिखा है, तो यहीं करूं या वहां क्या फर्क पड़ता है? जब किस्मत मेहरबान होगी तो बिना कुछ किए ही सब मिल जाएगा। उसने अपना नाम नहीं लिखवाया। नहर की खुदाई का काम शुरू हुआ। हरीश पहले दिन से ही पूरी लगन और ईमानदारी से काम में जुट गया। वो दूसरों से ज्यादा मेहनत करता। वो सिर्फ पत्थर नहीं तोड़ता, बल्कि काम को समझता भी था। काम की निगरानी कर रहे इंजीनियर की नजर उस पर पड़ी। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें रोज देखता हूँ। तुम बहुत लगन से काम करते हो। जी साहब, मेरा नाम हरीश है। ये हमारे ही गांव के भले का काम है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इंजीनियर उसकी सोच से बहुत प्रभावित हुआ। कुछ हफ्तों बाद उसे मजदूरों के एक छोटे समूह का मुखिया बना दिया गया। अब उसकी दिहाड़ी भी बढ़ गई थी। हरीश की मेहनत रंग ला रही थी। उसके खेत में सब्जियां भी तैयार हो गई थी। नहर का पानी अभी गांव नहीं पहुंचा था, पर उसकी और सरला की बाल्टियों वाली मेहनत सफल हो गई थी। वो सब्जियां बेचकर भी अच्छा पैसा कमाने लगा। उसने साहूकार का तो कोई कर्ज नहीं लिया था, पर जो छोटे मोटे उधार थे वो सब चुका दिए। दूसरी तरफ 1 महीने की मोहलत पूरी हो चुकी थी। साहूकार अपने आदमियों के साथ भोला के घर पहुंचा। ला भोला, मेरे पैसे निकाल, वरना आज से ये जमीन और ये घर मेरा हुआ। भोला साहूकार के पैरों में गिर पड़ा, रोने और गिड़गिड़ाने लगा। मालिक, मुझ पर रहम करो, मुझे कुछ और मोहलत दे दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? इस जमीन के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। दूर हट। जब कर्ज ले रहा था तब अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया? मैंने तुझे पहले ही समझाया था। अब ये जमीन मेरी है। साहूकार के आदमी घर का सामान बाहर फेंकने की तैयारी करने लगे। भोला की पत्नी और बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे थे। गांव के लोग तमाशबीन बने खड़े थे। उन्हें भोला पर दया तो आ रही थी, पर किसी में भी साहूकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। तभी भीड़ को चीरता हुआ हरीश वहां पहुंचा। वो नहर के काम से लौट रहा था। अपने दोस्त और उसके परिवार की यह हालत देखकर उसका दिल दहल गया। रुक जाइए साहूकार जी, ये आप क्या कर रहे हैं? तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? ये मेरा और इसका मामला है। इसने मुझसे कर्ज लिया है। ये मेरा दोस्त है साहूकार जी, इसका मामला मेरा मामला है। बताइए, इस पर आपका कितना कर्ज है ब्याज समेत? साहूकार ने तिरछे नजर से उसे देखा और हंसा। तू चुकाएगा इसका कर्ज? अरे दिन भर मजदूरी करके 2 रोटी कमाता है और चला है साहूकार का कर्ज चुकाने। पूरे 7,000 रुपए हैं तेरी जेब में। ये रकम सुनकर भोला और बाकी गांव वाले सन रह गए। हरीश जानता था कि ये बहुत बड़ी रकम है, पर वो पीछे नहीं हट सकता था। साहूकार जी, आप सही कह रहे हैं। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, पर मैं अपनी जुबान देता हूँ। ये रहा मेरा वचन। हरीश ने अपनी कमर में बंधे कपड़े से पैसे निकाले। ये वो पैसे थे जो उसने मजदूरी, मेट की तनख्वाह और सब्जियां बेचकर बड़ी मुश्किल से जमा किए थे। उसने अपने घर के भविष्य के लिए ये बचत की थी। ये लीजिए 4,000 रुपए, ये अभी रख लीजिए। बाकी के 3,000 रुपए मैं आपको अगले 2 महीनों में चुका दूंगा। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, पर आप मेरे दोस्त के जमीन के कागजात उसे लौटा दीजिए। साहूकार रामलाल एक चतुर बनिया था। उसने सोचा, इस बंजर जमीन को लेकर मैं क्या करूंगा? इससे बेहतर तो ये है कि मुझे मेरा पैसा मिल जाए। और ये हरीश मेहनती आदमी है, जुबान का पक्का लगता है, ये पैसे जरूर चुका देगा। ठीक है, सिर्फ तेरी जुबान पर भरोसा करके ये सौदा कर रहा हूँ। अगर 2 महीने में बाकी पैसे नहीं मिले तो मैं ये जमीन तो लूंगा ही, साथ में तेरी जमीन पर भी कब्जा कर लूंगा। साहूकार ने अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया, पैसे अपनी जेब में रखे और वहां से चला गया। उसके जाते ही भोला दौड़कर हरीश के पैरों में गिर पड़ा।
उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। हरीश, मेरे भाई, तूने आज मेरी इज्जत बचा ली, मेरा घर बचा लिया। मैं किस मुंह से तेरा शुक्रिया अदा करूं? मैं तो हमेशा तेरा मजाक उड़ाता रहा और तूने अपनी सारी कमाई मुझ पर लुटा दी। हरीश ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। उठ भोला, पैरों में नहीं गले लग, दोस्त हूं तेरा। पर एक बात याद रखना, मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया है, तुम्हारी किस्मत नहीं। अपनी किस्मत तो तुम्हें खुद बदलनी होगी। कब तक ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? हरीश के शब्द किसी तीर की तरह भोला के दिल में लगे। आज पहली बार उसे अपनी गलती का, अपनी काहिली का एहसास हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसकी बुरी हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं, वो खुद है। 6 महीने बीत गए। इस बीच गंगापुर की तस्वीर बदल चुकी थी। नहर का काम पूरा हो गया था और अब गांव के सूखे खेतों में पानी पहुंचने लगा था। जो जमीन कभी पत्थर जैसी सख्त थी, अब उस पर हरियाली की चादर बिछने लगी थी। हरीश की जिंदगी भी बदल गई थी। नहर बनाने वाली इंजीनियर ने उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे नहर के पानी के वितरण और रखरखाव का जिम्मेदार बना दिया था। अब उसे एक अच्छी तनख्वाह मिलती थी। उसने भोला का बचा हुआ कर्ज भी समय पर चुका दिया था। उसका अपना खेत अब लहलहा रहा था और उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वो गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव भोला में आया था। हरीश के उन शब्दों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। उस दिन के बाद वो एक नया इंसान बन गया था। अगले ही दिन से वो हरीश के साथ नहर की खुदाई में मजदूरी करने जाने लगा। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई, पर उसने हार नहीं मानी। उसने मेहनत का स्वाद चख लिया था। अब जब नहर का पानी उसके अपने खेत तक पहुंचा, तो उसने दिन रात एक करके अपनी जमीन को फिर से खेती के लायक बनाया। हरीश ने उसे अच्छे बीज और खाद के लिए मदद की। आज भोला का खेत भी हरीश के खेत की तरह ही हरा भरा था। वो अब चौपाल पर बैठकर किस्मत को नहीं कोसता था, बल्कि अपने खेत में पसीना बहाता था। एक सुहानी शाम दोनों दोस्त फिर से उसी तालाब की सीढ़ियों पर बैठे थे, पर आज का नज़ारा अलग था। तालाब अब पानी से लबालब भरा हुआ था और चारों तरफ हरियाली थी। हरीश, मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैं किस्मत को, भगवान को कोसता रहा और तुम चुपचाप अपनी किस्मत खुद लिखते रहे। उस दिन अगर तुम ना होते तो मैं और मेरा परिवार सड़क पर होते। भोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपना कर्म किया। और देखो, जब तुमने कर्म करना शुरू किया तो तुम्हारी किस्मत भी बदल गई। ये नहर, ये भी तो किस्मत का ही एक खेल था। ये एक मौका था जो भगवान ने हम सबके लिए भेजा था। मैंने उसे पहचान लिया और तुमने पहले ठुकरा दिया था। सच कहा तूने। मौका तो मेरे दरवाजे पर भी आया था, पर मैं अंधा बनकर बैठा रहा। मैं सोचता था कि किस्मत घर बैठे मिलती है, पर अब समझा हूँ कि किस्मत मेहनत करने वालों की दासी होती है। तभी उनके पास लाठी टेकते हुए रामू काका आ पहुंचे। उन्होंने दोनों की बातें सुन ली थी। बच्चों, अब समझे किस्मत का असली खेल। दोनों ने सिर झुकावला। किस्मत दरवाजा जरूर खटखटाती है, एक अफसर की तरह। गांव में तूफान आया, ये किस्मत थी, उसने सबको बराबर तोड़ा। गांव में नहर बनाने का काम आया, ये भी किस्मत थी, उसने सबको बराबर मौका दिया। पर उस दरवाजे को खोलकर अफसर का स्वागत करना या उसे बंद रहने देना, ये हमारा कर्म होता है। उन्होंने भोला की ओर देखकर कहा, भोला, तुम दरवाजे के बाहर बैठकर अपनी किस्मत पर रोते रहे। तुमने सोचा कि दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। फिर वो हरीश की ओर मुड़े। और हरीश ने ना सिर्फ दरवाजा खोला, बल्कि मेहनत और हिम्मत से उस अफसर को एक महल में बदल दिया। रामू काका ने आसमान की ओर देखा और कहा, याद रखना, किस्मत और कर्म एक ही धागे के दो सिरे हैं। यह एक धागे का रिश्ता है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। किस्मत आपको एक कच्चा धागा देती है, पर उस धागे से चादर बुननी है या फांसी का फंदा बनाना है, ये आपका कर्म तय करता है। गंगापुर की किस्मत नहीं बदली है, गंगापुर के लोगों की सोच और कर्म बदले हैं। इसलिए आज ये गांव फिर से मुस्कुरा रहा है। भोला और हरीश दोनों दोस्त अब चुपचाप डूबते सूरज को देख रहे थे।
उनके सामने लहलहाते खेत और पानी से भरा तालाब था। वे समझ चुके थे कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। किस्मत केवल एक शुरुआत है, कहानी का अंत तो इंसान अपनी मेहनत की कलम से खुद ही लिखता है।